हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्टेक। आज हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो देखिए, इससे पहले कुछ दो इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किए थे। उसमें से एक वीडियो जो है वो है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और एक है शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आपने वो दो वीडियो जो है उसे अगर अच्छे से वॉच नहीं किया है तो प्लीज मैं वो दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप पहले वो वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिए, उसके कंटेंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ही आज का जो वीडियो है उसे आप देखिए, या इसके आगे के वीडियोस को जब भी आप देखेंगे वो वीडियोस के कंटेंट्स को स्टडी करने के बाद तो आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी उसमें रहेगी। तो देखिए, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन जो है वो काफी जल्दी सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो देखिए, यहां बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो मैंने ड्रॉ करके रखा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है आपके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का वो एक कॉम्बिनेशन है तीन डिफरेंट टाइप ऑफ सब इक्विवेलेंट सर्किट के। तो उसमें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए ये जो है ये है आपका प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। ये जो है ये आपका प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा। ये नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट या फिर आप इसको एक्साइटिंग या फिर मैग्नेटाइजिंग सब इक्विवेलेंट सर्किट भी बोल सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये तीन सब इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोगों ने देखा था कि बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो कैसा बनता है या कैसा रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों को बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में डिस्कस नहीं करना है, लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड के बारे में जरूर देखना है। तो अगर किसी के पास अगर बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का वो अवेलेबल है और अगर रैपिड कैलकुलेशन के लिए अगर किसी को अगर पैरामीटर जो है इक्विवेलेंट सर्किट के वो अगर शिफ्ट करने हैं और पूरे के पूरे पैरामीटर जो है वो एक ही साइड में सेकेंडरी साइड में अगर शिफ्ट करने हैं और कैलकुलेशन अगर सेकेंडरी साइड में ही करना है तो फिर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो शिफ्ट करे सेकेंडरी साइड में। तो वो किस तरीके से किया जाएगा, लॉजिक क्या रहेगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सब तीन बेसिक स्टेप्स में हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आपको अच्छे से पता है कि ट्रांसफार्मर जो है जिसमें दो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, एक प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सर्किट और एक सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट, और वो दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहते हैं ट्रांसफार्मर में। तो देखिए, दोनों इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड रहते हैं, इसीलिए ही दोनों साइड्स के कैलकुलेशंस ये सेपरेटली करने होते हैं और उनका कंबाइन इफेक्ट, कम्युलेटिव इफेक्ट लेना पड़ता है ताकि ट्रांसफार्मर की कोई भी कैलकुलेशन जो है वो आपको टोटलिटी में मिले। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉस कैलकुलेट कर रहे हो कॉपर लॉस, तो प्राइमरी वाइंडिंग के सेपरेटली आपको अलग से कॉपर लॉस फाइंड आउट करना होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी साइड के अलग से कॉपर लॉस फाइंड आउट करने होंगे, और दोनों का एडिशन कम्युलेटिव इफेक्ट लोगे तब जाके आपको पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर जो है उसमें जो टोटल कॉपर लॉस होता है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर किसी को ये नहीं करना है और किसी एक पर्टिकुलर साइड को ही कॉन्सेंट्रेट करना है और अगर कैलकुलेशन करने हैं तो पैरामीटर शिफ्टिंग हम लोगों ने देखा था। मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया हुआ इससे पहले जिसमें सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स का इंपॉर्टेंस और फॉर्मुलेशन हम लोगों ने देखा था। तो देखिए, अभी हम लोग वही पर्टिकुलर रीजन के लिए शिफ्टिंग देखने वाले हैं। तो लॉजिक क्या है वो देखिए। अगर किसी को इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी अगर देखना है या ड्रॉ कैसे करते हैं वो अगर देखना है, और फॉर्मुलेशन भी हम लोग अभी उसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, तीन स्टेप्स में जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा हम लोग देखने वाले हैं। तो लॉजिक में सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, देखिए
ट्रांसफार्मर का जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ये जो ट्रांसफार्मर का बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है, उसमें ये जो ट्रांसफार्मर का सिंबल हम लोग बताते हैं वो आइसोलेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ताकि आप देखिए ये जो प्राइमरी कॉइल आपको दिखाई दे रही है, उससे ये जो पोर्शन है पूरा इधर का, ये आपका प्राइमरी साइड होगा, और ये सेकेंडरी कॉइल से इधर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, वो सेकेंडरी रिप्रेजेंट करता है। मतलब दो साइड्स आप सेपरेट कर पा रहे हो, क्योंकि बीच में ये आइसोलेशन या फिर ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रेफर्ड ए वर्ड यूज करने की, तो रेफर्ड ए वर्ड यूज करने की मतलब कोई एक साइड ही हम लोग यूज करने वाले हैं, चाहे वो पूरा प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। और आज हम लोग इंटरेस्टेड है पूरा का पूरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हम लोग सेकेंडरी साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब एक ही साइड हमको रखना है, इसका मतलब हम लोगों को दो साइड नहीं रखने। मतलब हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन वाला जो सिंबल है ट्रांसफार्मर का वो हम लोग नहीं देखेंगे या नहीं यहां पे शो करेंगे। तो ये पहला लॉजिक का पहला स्टेप है। जब भी आप रेफर्ड ए वर्ड यूज करना चाहो, चाहे फिर वो रेफर टू प्राइमरी हो या सेकेंडरी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रेफर्ड वर्ड अगर आया है तो डेफिनेटली एक बात का ध्यान रखिएगा, बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें ये जो सिंबल होता है वो यूज आप नहीं कर पाओगे। और यही रीजन है कि मैंने ये जो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड जो ड्रॉ करके रखा है, उसमें आप देखिए सिंबल यहां नहीं दिख रहा, आपको सिंबल नहीं दिखेगा, उल्टा सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय लिंक हियर। आप देखिए यहां जो सिंबल है उसे हम लोगों ने रिप्लेस किया है ये लिंक से। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका प्राइमरी साइड है और ये जो आपका सेकेंडरी साइड है, ये अभी हमने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, लिंक किया, और उसके लिए देखिए ये लिंक हम लोगों ने यूज किया है। तो इस तरह से अभी आइसोलेशन नहीं रहा, ये आपका फर्स्ट आइसोलेशन नहीं रहा। मतलब मैं कौन से मीनिंग से बोल रहा हूं, आप एक ही साइड जो है पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का वो कंसीडर करना है हम लोगों को। तो इस वजह से हम लोग सिंबल नहीं बताना चाह रहे। अगर सिंबल बताएंगे तो दो साइड सेपरेट दिखेंगे, वो मीनिंग से मैं बता रहा हूं ये चीज। तो इस तरह से आप देखिए पहला स्टेप हुआ लॉजिक में अपना कि सिंबल जो है वो हटाइए और उसके जगह पे लिंक आप शो कीजिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि देखिए जब आपका अभी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रेफर टू सेकेंडरी, इसका मतलब क्या, रेफर किसको कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी के पैरामीटर्स को रेफर करेंगे ना। सेकेंडरी के पैरामीटर्स तो सेकेंडरी में ही है, जो पैरामीटर्स आपके प्राइमरी साइड में होंगे उनको शिफ्ट करना पड़ेगा सेकेंडरी में, ताकि पूरे के पूरे पैरामीटर ये एक ही साइड में दिखे, और वो है आपका सेकेंडरी। तो यहां पे जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो पैरामीटर शिफ्ट होता है ट्रांसफार्मर में हम उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि पता चले कि वो शिफ्टेड पैरामीटर है। तो आज हम लोगों को रेफर टू सेकेंडरी ये इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है, तो इसका मतलब सभी पैरामीटर से सेकेंडरी में होने चाहिए। तो सेकेंडरी के पैरामीटर्स तो सेकेंडरी में ही रहेंगे, तो उसे डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ प्राइमरी के पैरामीटर्स को आप डैश से रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि ऐसा दिखे कि वो सेकेंडरी में शिफ्ट हो चुके हैं। तो वही किया हुआ है, और वो है आपका सेकंड स्टेप। आप देखिए ये पूरे आपके बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट के प्राइमरी साइड के पैरामीटर है। तो ये सभी पैरामीटर्स को यहां पे आप देखिए डैश से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये हुआ है कि वो शिफ्ट हो चुके हैं आपके सेकेंडरी साइड में। आप देखिए ये आपका प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट था, तो यहां पे देखिए वो जो प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट है उसको डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपका नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट, तो उसे यहां पे आप देखिए डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका ही मतलब क्या है कि ये जो प्राइमरी साइड है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट में, ये हम लोगों को शिफ्ट करना है सेकेंडरी साइड में, तो वो सभी पैरामीटर जो प्राइमरी में थे उनको डैश से रिप्रेजेंट करना होगा। तो वही किया है। देखिए ये जितने भी प्राइमरी साइड थे वो सभी देखिए V1 से लेके तो E1 तक, ये पूरा प्राइमरी साइड है। तो यहां पे भी देखिए V1 से E1 तक, जिसमें दो सब इक्विवेलेंट सर्किट आ सकते हैं, एक प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट और एक नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट। तो जितने भी पैरामीटर्स है आपके प्राइमरी साइड के, आप देखिए बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट में जितने भी प्राइमरी साइड के V1 से E1 तक, ये जो आपके प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स है सभी को यहां मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब यह है कि ये सभी पैरामीटर्स ये शिफ्ट हो चुके हैं सेकेंडरी साइड में। तो देखिए प्राइमरी के तो पैरामीटर शिफ्ट हो चुके हैं अभी सेकेंडरी साइड में, लेकिन सेकेंडरी के तो सेकेंडरी में है, उसे कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जितने भी सेकेंडरी के पैरामीटर्स है E2 से V2 तक, E2 से V2 तक, ये देखिए ये एज इट इज है, इंक्लूडिंग लोड इंपेडेंस ZL। आप देखिए उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है।
इस तरह क्या हुआ, सेकेंडरी के पैरामीटर से सेकेंडरी में ही रखे हैं। आप देखिए सेकेंडरी के पैरामीटर्स ये सेकेंडरी में ही रखे हैं एज इट इज, उसको डैश यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो पैरामीटर्स प्राइमरी में है, ये देखिए ये प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स है V1 और E1 के बीच में पूरा, ये सभी को यहां डैश से रिप्रेजेंट किया है। इसका ही मतलब वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह प्राइमरी के तो पैरामीटर सेकेंडरी में शिफ्ट ही हुए हैं, सेकेंडरी के तो सेकेंडरी में ही है। इस तरह ये सर्किट में हम लोगों को ये दिख रहा कि जितने भी पैरामीटर्स है वो सब सेकेंडरी साइड में है अवेलेबल। तो ये हो गया हमारे लॉजिक का सेकंड स्टेप। पहला स्टेप ये था कि जो ट्रांसफार्मर का सिंबल है वो रिप्लेस कीजिए आपके लिंक से। सेकंड था जो पैरामीटर शिफ्ट करना है, जहां जो साइड में रेफर करना है वो साइड में पैरामीटर्स को रेफर करना है डैश से। तो हम लोगों को अभी सेकेंडरी में रेफर करना है, तो प्राइमरी को ही सेकेंडरी में कर सकते हैं, है ना, सेकेंडरी के तो सेकेंडरी में है, तो प्राइमरी को डैश से रिप्रेजेंट किया। ये सेकंड स्टेप था। और लास्ट स्टेप ये रहेगा कि यहां पे आप देखिए सिंबल होने की वजह से क्या हुआ, E1 और E2 ऐसा सेपरेट दिख रहा है ना, लेकिन सिंबल अगर यहां से हम लोग हटाते हैं क्योंकि हम लोगों को रेफर करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी लिंक आ गया सिंबल के जगह पे। तो ये E1 और E2 जो है उसके बीच में ये इक्वल ऐसा हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोग देखिए ये 3 स्टेप्स का यूज करके अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी पढ़ लिया है। और वो कंक्लूजन की तरह मैं वो एक बार और दोहराने वाला हूं। पहला स्टेप ये है कि सिंबल रिप्लेस्ड बाय लिंक, तो रेफर्ड ये वर्ड यूज हुआ। उसके बाद हम लोगों को रेफर टू सेकेंडरी करना था, तो देखिए सेकेंडरी के पैरामीटर्स हम लोगों ने एज इट इज रखे, और प्राइमरी के जो पैरामीटर्स थे देखिए V1 और E1 के बीच में ये पूरे उनको सबको डैश से रिप्रेजेंट किया है। इसका ही मतलब वो अभी शिफ्ट हो चुके हैं सेकेंडरी साइड में, ये उसका मीनिंग हुआ। और लास्ट स्टेप ये था कि सिंबल होने की वजह से E1 E2 ऐसा सेपरेट दिखता है, लेकिन सिंबल हट जाने से और लिंक आ जाने से अभी यहां पे इक्वल यूज करना पड़ेगा। अभी ये इक्वलाइज हो चुके हैं, एक ही साइड हो चुका है, और ये पूरा का पूरा साइड जो है अभी ये सेकेंडरी माना जाएगा। इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो ये तो हो गया कि आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से स्टेप्स याद रख सकते हैं कभी भी आपको ड्रॉ करने की जरूरत पड़े। ये कब जरूरत पड़ती है, देखिए जब ट्रांसफार्मर में हम पर्टिकुलर इक्विवेलेंट सर्किट को यूज करते हैं, जब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं खास करके, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या एक फैक्टर है जिससे हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं ऑपरेशन का। तो उसके लिए भी यूज करना पड़ सकता है, या फिर एनालिसिस पर्पस के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसको ड्रॉ करें पहले, आइदर रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी, और फिर उसको यूज करें एनालिसिस पर्पस के लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि पैरामीटर शिफ्ट कर लिया आपने, या पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने देखा रेफर टू सेकेंडरी। लेकिन इसमें क्या है, पैरामीटर जो शिफ्ट होते हैं तो उसमें फॉर्मूलेशन पता होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उसमें प्रूफ के साथ मैंने बताया था कि कोई भी पैरामीटर प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट होता है या वाइस वर्सा सेकेंडरी से प्राइमरी, तो फिर फॉर्मूलेशन में क्या चेंजेस होते हैं। तो वो तो हो गया प्रूफ की बात, प्रूफ तो अपने जगह पे रहेगा। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रूफ बताओ, प्रूव इट, ऐसा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ठीक है, तो मैंने बताया भी है आप लोगों को। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, आप लोगों को याद चाहिए, प्रूफ ये अलग चीज है, आपको याद रहना चाहिए। तो कैसा है, मैं थोड़ा हेल्प करता हूं आपकी याद रखने में, एक लॉजिक बताता हूं किस तरीके से उसको याद भी रख सकते हैं फॉर्मूलेशन को। तो जो पैरामीटर आपने शिफ्ट किए हैं उसके फॉर्मूलेशन पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो 3 कैटेगरी में पैरामीटर्स हमारे पास है, एक ओमिक पैरामीटर्स, एक है वोल्टेजेस और एक है करंट्स। तो सबसे पहले आइए कॉन्सेंट्रेट करते हैं ओमिक पैरामीटर्स पे। तो देखिए मैंने लिख के रखे हैं, ये आपके कुछ ओमिक पैरामीटर्स है, तो उनके तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए आप अभी देख रहे थे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी के पैरामीटर सेकेंडरी में शिफ्ट हुए। तो कैसा होता है, जब कभी भी ओमिक वैल्यूज जिनका भी यूनिट ओम है, चाहे फिर वो रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो या इंपीडेंस हो, सबका यूनिट ओम है। तो अगर ये ओमिक पैरामीटर्स अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर होता है, ये याद रखिए कभी भी। तो देखिए हम लोगों ने वही किया है, प्राइमरी के पैरामीटर्स को अभी हम लोगों ने सेकेंडरी में शिफ्ट किया है, तो मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर होगा। तो देखिए
R1 डैश, ये देखिए R1 डैश शिफ्टेड है, X1 डैश शिफ्टेड है, Z1 डैश शिफ्टेड है। अब देखिए ये R1 डैश, X1 डैश, Z1 डैश ये शिफ्टेड है। उसके साथ साथ R0 डैश और X0 डैश भी शिफ्टेड है। तो जो पुराना उनका वैल्यू है R1, X1, Z1, R0, X0 का, उसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर करोगे तो नया शिफ्टेड वैल्यू आपको मिलेगा। वो देखिए R1 डैश ये हुआ k स्क्वायर R1, X1 डैश k स्क्वायर X1, Z1 डैश k स्क्वायर Z1, R0 डैश k स्क्वायर R0 और X0 डैश k स्क्वायर X0। फिर k क्या होगा? k ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ट्रांसफॉर्मर के केस में, जिसे कैसा लिखा जाता है आपको पता है। k क्या होता है? V2 by V1 या फिर E2 by E1 का रेशियो या फिर N2 by N1 का रेशियो या फिर I1 by I2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हुआ ट्रांसफॉर्मर का। अगर वो आपको पता है तो उसका यूज करके शिफ्टेड वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट किया जाता है। तो जो भी ओमिक वैल्यूज ये प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट होंगे तो जस्ट आप मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर करके नया वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो आपके ओमिक वैल्यूज थे R1 डैश, X1 डैश, Z1 डैश, उसके साथ साथ R0 डैश, X0 डैश, ये सभी हम लोगों ने शिफ्ट किए हैं और उनके नए वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर उसके पुराने ओरिजिनल वैल्यूज को करके हम लोगों ने उसे डेवलप किया है। तो काफी सिंपल होता है। तो ये तो था ओमिक वैल्यूज के बारे में। अब अभी हम लोग देखते हैं वोल्टेजेस के बारे में। देखिए दो वोल्टेज है आपके पास, ये एक है V1, अभी वो V1 डैश हो चुका है क्योंकि शिफ्ट हो चुका है सेकेंडरी में, और ये E1 डैश जो शिफ्टेड है सेकेंडरी में। तो देखिए वोल्टेज का भी वही रूल होता है, शिफ्टेड रूल जो ओमिक का होता है, बस एक है कि इंस्टेड ऑफ k स्क्वायर यू जस्ट पुट इट एज अ k ओनली। अब देखिए V1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा? k V1, E1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा? k E1। बस अभी आपने ओमिक वैल्यू को शिफ्ट किया था तो मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर किया था, तो अभी जस्ट मल्टीप्लाई बाय कीजिए, बस k स्क्वायर नहीं k से करना होता है जस्ट वोल्टेजेस के लिए, बिल्कुल सिंपल होता है। तो इस तरह से देखिए V1 डैश ये प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है जो अभी सेकेंडरी में शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्टेड होने के बाद उसका वैल्यू कैसा मिलेगा? आप k से मल्टीप्लाई कीजिए पुराने वैल्यू V1 को, तो शिफ्टेड वैल्यू V1 डैश मिलेगा। ठीक उसी तरह E1 डैश का भी होगा k into E1। तो ये तो हुआ वोल्टेजेस के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे करंट्स के बारे में। सिंपल है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए बाट मत कीजिए, दिक्कत होगी आपको, याद नहीं रहेगा वक्त पे। तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं ट्रांसफॉर्मर में, अगर ट्रांसफॉर्मर में कोई एक साइड का वोल्टेज अगर हायर साइड में है तो करंट लोअर साइड में रहेगा, और अगर वोल्टेज जो है वो अगर लोअर साइड में तो करंट हायर साइड में रहेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रिलेशन कभी सेम नहीं रहेगा वोल्टेज और करंट का। तो वोल्टेजेस के केस में फॉर्मूलेशन क्या था? मल्टीप्लाई बाय k था, तो करंट के केस में डिवाइड बाय k होगा, बस दूसरा कोई चेंजेस नहीं होगा। उल्टा करना, इनवर्स, ऐसा याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, बस इट्स नॉट टेक्निकल थिंग एट ऑल, लेकिन याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए प्रूफ तो हम लोगों ने देखे या देख सकते हैं, लेकिन याद कैसा रखेंगे वो ट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए कैसा है, वोल्टेज के केस में मल्टीप्लाई बाय k किया था, तो करंट के केस में क्या करेंगे? डिवाइड बाय k करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है। देखो I1 डैश ये शिफ्टेड करंट है, उसके बाद IW डैश, Imu डैश, I0 डैश, तो ये सभी करंट्स देखिए आप यहाँ पे है, तो उनके नए वैल्यूज कैसे होंगे? डिवाइड बाय k करके। तो आप देखिए I1 डैश ये क्या होगा? I1 बाय k, I0 डैश होगा I0 बाय k, IW डैश IW बाय k, और Imu डैश Imu बाय k होगा। तो वोल्टेजेस को मल्टीप्लाई बाय k किया है तो करंट को डिवाइड बाय k कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया कि आप फॉर्मूलेशन को किस तरह से याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप प्रूफ चाहते हो तो प्लीज आप मेरा वो वीडियो पहले देखिए जिसमें मैंने शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये अपलोड किया हुआ है, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप प्लीज उसे भी देखिए, तो ज्यादा इंटरेस्ट आप में डेवलप होगा। ये अभी तो मैंने सिर्फ बताया आप लोगों को कि आप याद कैसे रख सकते हैं, लेकिन प्रूफ्स आपको वहां मिलेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर रेफर टू सेकेंडरी ये किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, और जो पैरामीटर शिफ्टेड है उसका फॉर्मूलेशन किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट कहीं आप यूज कर सकते हो तो प्लीज मेरे जो वीडियो है उसको लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर कीजिए। और आज के वीडियो में मैं यहीं पे रुक रहा हूं, लेकिन आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ। अगेन कुछ आने वाले वीडियोस में अच्छे टॉपिक्स को कवर करने की मैं कोशिश करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।